हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 22 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट भी लगाने को मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर के टेस्ट आपको वहाँ से फ्री में लगा सकते हैं, तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिए। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स मंगवा सकते हैं और फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर अवेलेबल है। आज ही एप्लीकेशन पर जाइए और आपको ये मिल जाएगा। जिन लोगों के नोट्स पहुंच जाते हैं वो एक बार कमेंट करके बता दें, और जिन लोगों के नोट्स अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं बस थोड़ा सा वेट और कर लें, क्योंकि आपके नोट्स ऑलमोस्ट या तो रास्ते में है या पहुंचने वाले हैं। कुरियर वाले का कॉल अगर आपके पास आता है और किसी कारण से वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्लीज़ आप खुद जाकर ले लें। ये इंतज़ार ना करें कि होम डिलीवरी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि सर्विसेज लिमिटेड हैं। तो ऐसे में अपना समय का यूज़ करें, और आपके पास अगर कॉल आ रहा है तो प्लीज़ उसको आप रिसीव कर लें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कहने में समय बर्बाद करने से ज़्यादा है कि आप कुछ करके दिखाएं। हम में से कई सारे लोग योजना बनाते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और बाद में ये भी कहते हैं अगर ऐसा हो जाता तो वैसा कर देता, ऐसा नहीं हो पाया तो नहीं तो वैसा कर देता। तो कुल मिलाकर हम सब क्या कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं और उसी में अपने समय को खराब कर रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि हम कहने की जगह करके दिखाएं, क्योंकि जब हम करके दिखाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमने कैसे कौन सी चीज़ की है। तो आप आज से एक चीज़ को दिमाग में रख लें कि आपको कहने से ज़्यादा करने में भरोसा करना है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इसमें जो है 168वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर अंजलि गहलोत का है, दूसरा उत्तर पवन राजपूत का है और तीसरा उत्तर अंजलि पाठक का है। आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो, और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न कि प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, और इस अभियान का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दूसरा प्रश्न, भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर जारी की गई है जो राष्ट्रीय रिपोर्ट, उसके अनुसार 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है। तो ये 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तीसरा प्रश्न, खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके लिए। तो ये पोर्टल है सत्यभामा पोर्टल। चौथा प्रश्न, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिवस जो रक्त में आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनसे संबंधित है और ये 19 जून को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। तो भारत 2 साल के लिए सदस्य बना है अस्थायी, और अगस्त 2021 में इसका अध्यक्ष भी बनेगा। सातवां प्रश्न कि किन्हें 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये वॉल्कन वॉजिकर हैं। आठवां प्रश्न है कि 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, और ये रिलायंस बनी है। नवा प्रश्न है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020-21 में कितना प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है। तो 4% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया, यानी 4% तक कम हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। 10वां प्रश्न है कि कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। 11वां प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है, और ये जो बढ़कर हो गया है ये हुआ है 507.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 12वां प्रश्न, आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये उर्जित पटेल नियुक्त किए गए हैं। 13वां प्रश्न है कि जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये अजीम प्रेम जी को दिया गया है।
और 14वां प्रश्न है कि JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं, तो ये सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री बने हैं। और 12वां प्रश्न है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व किसके बीच में समझौता हुआ है, तो इस सिडबी और जो शहरी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय उनके बीच में समझौता हुआ है। ये तो है हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो NCERT के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, तो हरिद्वार उत्तराखंड से, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इनके द्वारा योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना। प्रतियोगिता का आयोजन कौन कर रहा है, तो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के द्वारा। ये देश भर के अंदर ये प्रतियोगिता 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आयोजित की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया, और इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण था ये देखा गया 21 जून को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो 21 जून को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखा गया और ये एक अनोखी खगोलीय घटना थी। खगोलीय घटना अनोखी इसलिए क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि 21 जून को पृथ्वी पर सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, वैसे तो आपको पता होगा, नहीं भी पता हो तो याद रखिएगा 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो भारत के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं वो दिखाई दिया, यानी कि इस प्रकार की आकृति दिखाई दी जब सूर्य जो है पूरी तरह से ढक जाता है। अच्छा, अब ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कौन बीच में आ जाता है सूर्य के और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी आती है बीच में, चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा बीच में आता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा उत्तर है हालांकि इसका। चलिए, ये ग्रहण कहाँ कहाँ देखा गया, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और कांगो, इन देशों में दिखाई दिया। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए और कब से इसको मनाया जा रहा है ये जान लीजिए। तो 21 जनवरी को मनाया गया 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये आपको याद रखना है। और इस बार जो योग दिवस की थीम थी घर पर योग, परिवार के साथ योग, ये इस बार की थीम थी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बहुत जो लोग घरों में हैं और घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है उसने योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग एक वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की बात करें तो ये भारत के प्रयासों से इसको मान्यता मिली थी 2014 में, ये आपको याद रखना है। 2014 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी और 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था और 2020 में इसको मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है वो भी 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसे फेटे डे ला म्यूजिक भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है फेटे डे ला म्यूजिक, ये इसका नाम है क्योंकि 1981 में जैक लॉन्ग और मॉरिस फ्लीयूरेट ने सालाना आयोजन के रूप में 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और इस साल की बात करें तो कोविड-19 के कारण दुनिया भर में प्रतिबंध लगे हुए हैं और ऐसे में दुनिया भर के जो संगीतकार हैं, संगीत प्रेमी अपने घर में ही अपने परिवार के साथ ही इस दिवस को मना रहे हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसको अंग्रेजी में तो बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था और इसका हिंदी संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास के
ऐप का जो है वो हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। ये नेशनल टेस्ट अभ्यास किन परीक्षाओं के लिए है? तो इंजीनियरिंग परीक्षाओं और मेडिकल परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ऐप है और इसका अंग्रेजी संस्करण करीब 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था और अब तक 9.5 लाख छात्र इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और करीब 16,30,000 परीक्षा यानी कि टेस्ट इस पर हो चुके हैं। बात करेंगे अब हम 6वें प्रश्न की कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो रियल टाइम सूची जो फॉर्ब्स की है उसमें मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं 9वें स्थान पर, यानी कि टॉप 10 में वो शामिल हो गए हैं, दुनिया के टॉप 10। एशिया के तो सबसे रिचेस्ट आदमी वो है ही। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की जो सूची है उसके अनुसार जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष है मुकेश अंबानी, वो दुनिया की शीर्ष 10 अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। उनकी जो कुल संपत्ति है, शुद्ध संपत्ति है 5.3 बिलियन से जो है वो 64.6 बिलियन हो गई है। 4.9 लाख करोड़ रुपए उनकी वर्तमान में संपत्ति है। अंबानी सूची में किस स्थान पर है? तो वो 9वें स्थान पर है। वो जो गूगल के सह संस्थापक है लैरी पेज, उनसे 1 नंबर ऊपर है। जो लैरी पेज साहब है वो 10वें नंबर पर है और 64.5 बिलियन डॉलर की उनकी संपत्ति है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसके प्रमुख हैं या जिसके प्रमोटर हैं मुकेश अंबानी, वो पूरी तरह से डेप्थ फ्री भी हो गई है और भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 150 बिलियन डॉलर का जो है क्रॉस किया है मार्केट कैपिटल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि एशियाई विकास बैंक ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 0.01%, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो एशियाई विकास बैंक एडीबी है उसने पूर्वानुमान जारी किए हैं और इन नए पूर्वानुमानों के अनुसार 2020 में एशिया का विकास काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। एशियाई विकास आउटलुक के नाम से इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। एडीबी ने कहा है कि इस क्षेत्र में 2020 में जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 0.1% की ही वृद्धि होगी। और भारत के बारे में भी इसमें कहा गया था कि भारत का जो है जो जीडीपी वो 4% सिकुड़ जाएगी। अप्रैल में 2.2% पूर्वानुमान लगाया गया था पहले, उससे ये काफ़ी नीचे है कि अप्रैल में कहा था कि भाई 2.2% की वृद्धि होगी, आप कह रहे हैं 0.1% की वृद्धि होगी। और 1961 के बाद इस क्षेत्र के लिए सबसे धीमी वृद्धि होने वाली है। बात एशियाई विकास बैंक की करेंगे। इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है यहाँ पर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 की हुई थी और 68 देश इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 की दवा लॉन्च की है? और ये ग्लेनमार्क फार्मा है, राइट, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इसने हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगी जो हैं उनके उपचार के लिए ब्रांड नाम है फेविफ्लू। इस नाम से एक एंटीवायरल ड्रग फेविपिरवियर लॉन्च की है। ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ से फेविपिरवियर, ये फेविफ्लू इसका जो है ब्रांड नेम है। तो इसके नाम से ये जो है एंटीवायरल दवा विकसित की गई है, इसको लॉन्च किया गया है। और ग्लेनमार्क को 19 जून 2020 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई ने इसके विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और विपणन यानी मार्केटिंग की मंजूरी दे दी है। फेविपिरवियर की बात करें तो ये कोविड-19 के उपचार के लिए पहली मौखिक फेविपिरवियर अनुमोदित दवा है, यानी इसको पहली ऐसी दवा है जिसको अनुमोदन किया गया है कि इसका यूज़ जो है वो कोविड-19 के उपचार में किया जाए। अब ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।